लेफ्ट में आने को है। अच्छा, अब सबसे पहले ही हमारे पास ना इन्होंने बताया हुआ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। इस छोटे से डिब्बे से काफी एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है कि जो डीएनए जो है ना उसकी बेसिकली ना वो सेल के अंदर कैसे ऑक्युपाई होता है, ठीक है। कंडेंस फॉर्म में जाएगा, मतलब वैसे तो डीएनए जो है इस तरह से हमारे पास पड़ा ना डबल हेलिक्स फॉर्म में, लेकिन इसने जब सेल के अंदर इतना ये जो लेंथी डीएनए होता है हमारे पास बिलियंस इसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। बिलियंस में यूनिट्स होते हैं, तो वो एक छोटे से सेल के अंदर कैसे ऑक्युपाई करते हैं, तो कंडेंस फॉर्म में जाके, ठीक है। कंडेंस होगा, ठीक है, ताकि न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके। सेल के भी फिर न्यूक्लियस में फिट होना है इसने, तो उसके लिए क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर होती है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा, हर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड 2 लूप्स करेगा, ठीक है। 2 दफा ट्वाइस ये जो है ना इसे लूप अराउंड करना है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और आगे इस तरह से कनेक्ट होते जाना है और कंडेंस होके इस तरह से वो स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। हिट्रोक्रोमैटिन या फिर बाद में यूक्रोमैटिन। ये पहले इसका यूक्रोमैटिन स्ट्रक्चर है जो एक्सप्रेस हुआ हुआ है, ओपन है, ठीक है। मजीद कंडेंस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा जिसे हम कहते हैं हिट्रोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हम आगे हिट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन का डिफरेंस भी देखेंगे अभी। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास डीएनए के अंदर होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये 4 यूनिट्स होते हैं उसके, ठीक है। फिर ऑक्टामर होता है हिस्टोन प्रोटीन का जिसके अराउंड ये लूप कर रहा होता है, ठीक है। ऑक्टामर बनता कैसे है कि H2A2B 3 और 4, इन चार जो है यूनिट्स है ना इनसे मिलके बनेगा, ठीक है। ट्वाइस कर लिया, मतलब ये इस तरह से है कि अपर वाला ये 4 ये है 4 ये है, ये मिलके पूरा ऑक्टेमर बना रहे हैं। अपर वाले में H2A2B 3 और 4 आ जाएगा, नीचे वाले में 2A2B और 3 4 आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन H1 होता है उसका यूनिट, जो कि इनको बाइंड करा रहा है बाहर से, ये H1 है। एमसीक्यू आ जाता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एज ए लिंकर एक्ट कर रही है ये डीएनए को, जो डीएनए बाइंडेड है विद द हिस्टोन प्रोटीन उसको एंकर कर रही है, उस जगह पे स्टेबलाइज करा रही है। H2A2B 3 या 4 ये किसका पार्ट है, ऑक्टामर का पार्ट है, ठीक है। फिर हिस्टोन प्रोटीन हमारा, अच्छा ये आपस में फिर लिंक कैसे करते हैं, डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलना कैसे है। अब जो डीएनए होता है ना इसके ऊपर होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है ना ये हमारे पास होती है पॉजिटिवली चार्ज। इनके अंदर होती है लाइसीन एंड आर्जिनिन, यहाँ मेंशन भी है लाइसीन एंड आर्जिनिन, जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये दोनों आपस में जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये कंबाइन मिलके आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे होंगे। डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ठीक है। और इनका होता है लाइसिन आर्जिनिन की वजह से, ये एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। डीएनए का क्या चार्ज है और किसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हिस्टोन प्रोटीन पे क्या चार्ज है और किस वजह से आ रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम जो है हमारे पास कैसे बनता है, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम बनता है जब डीएनए जो है हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड लूप करेगा, तो ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर बना है ना इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। फिर सारे डिफरेंट न्यूक्लियोसोम आपस में बाइंड करते हैं और फर्दर जो है ना फिर कंडेंस क्रोमैटिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है न्यूक्लियोसोम हमारे पास, ठीक है। इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स आ रहे हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस दे रहा होता है ये जो न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस बना रहे हैं। तो ये देख लेना। अब हमारे पास क्या होता है कि माइटोसिस में ना डीएनए क्या करेगा, मजीद कंडेंस करता जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम बनाएगा, कंडेंस हो गई, यही कंडेंस हो जा रहा है हिट्रोक्रोमैटिड बनाएगा और क्रोमोसोम बना देगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है ना ये एस फेज में जो है ना ये सिंथेसाइज हो रहा होता है, बेसिकली डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स ना ड्यूरिंग एस फेज सिंथेसाइज होती हैं। फिर अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनका भी अपना डीएनए होता है सर्कुलर, जो कि यूटिलाइज करते हैं इन हिस्टोन प्रोटीन्स को, ठीक है। ये तो डीएनए न्यूक्लियस का हो गया, सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। एमसीक्यू आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कौन सा ऑर्गन है जिसका अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। और उसके अलावा डीएनए बनता कब है, ठीक है। डीएनए जो है ना डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस कब होती है, एस फेज में। ये सारे एमसीक्यू हैं, ठीक है। फर्स्ट ऊपर देखा न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, डीएनए और हिस्टोन के ऑक्टामर से। डीएनए के ऊपर चार्ज क्या होता है और किस वजह से होता है, सेकंड एमसीक्यू। थर्ड जो है वो हिस्टोन के ऊपर क्या चार्ज होता है और कौन से अमीनो एसिड्स की वजह से होता है, ठीक है। फिर इनकी सिंथेसिस कब होती है, एस फेज में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जिसके पास इसका अपना हमारे पास डीएनए होता है, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक और भी आ जाता है कि डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर शेप, ठीक है। सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है डिफरेंट, ये आपने देख लेना है इधर। फिर आ जाता है हिट्रोक्रोमैटिन।
अब इनकी ना टर्म्स है डीएनए के लिए कि हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में कैसा होगा, यूक्रोमैटिन फॉर्म क्या है, डीएनए मिथाइलेशन क्या होती है, हिस्टोन मिथाइलेशन क्या होती है, एसिटाइलेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास हेट्रोक्रोमैटिन है ना, ये होती है हमारे पास हाईली कंडेंस फॉर्म, जो मैं अभी आपको ऊपर बता के आई हूँ। जब ये कंडेंसेशन हो जा रही है, ये हाईली कंडेंस फॉर्म, ये हेट्रोक्रोमैटिन है, इतना ज्यादा कंडेंस होके जिसने क्रोमोसोम बनाया हुआ है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म होती है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। इनएक्टिव फॉर्म में ऐसे पड़ा होगा, हाईली कंडेंस होगा। और जो जहां पे ना, मतलब आपने ये बात याद रखनी है, जो भी डीएनए की फॉर्म ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगी ना, उसमें मिथाइलेशन ज्यादा मिलेगी और एसिटाइलेशन कम मिलेगी, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो मिथाइलेशन होती है ना, मिथाइलेशन बेसिकली डीएनए को ना कंडेंस फॉर्म में ज्यादा रखती है और उसको ना ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रखती है, एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में मिथाइलेशन ज्यादा होगी और एसिटाइलेशन कम होगी, और जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी उसमें फिर उल्टा होगा कि एस्टाइलेशन ज्यादा होगी और मिथाइलेशन कम होगी। अब यूक्रोमैटिन यही है, लेस कंडेंस फॉर्म है, ठीक है। यूली ट्रूली ट्रांसक्रिप्ट, ये हमारे पास यूक्रोमैटिन फॉर्म है। एक मिनट, यहाँ पे सारा अच्छे से बना है, एक मिनट। हाँ, ये सारा जो है ना हमारे पास यूक्रोमैटिन फॉर्म आ जाती है डीएनए की, ये वाली, ठीक है। ये एक्सप्रेस्ड है, अभी कंडेंस नहीं हुई ज्यादा, यहाँ तक भी सारी, ये यूक्रोमैटिन इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है ये बनी हुई। तो यूक्रोमैटिन फॉर्म क्या होती है कि ये इतनी लेस कंडेंस होती है, ठीक है। और ये जो हिट्रोक्रोमैटिन थी ज्यादा कंडेंस थी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे डार्कर थी। ये यूक्रोमैटिन फॉर्म लाइटर होती है ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ट्रूली ये ट्रांसक्रिप्टाइड फॉर्म है, ये ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म होती है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है हमारे पास यूक्रोमैटिन फॉर्म इसकी। अब भी अभी आ जाती है डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन में हमारे पास क्या होता है कि ना, एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट जो है ना वो चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस। अब डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। डीएनए मतलब सिंपली क्या होगा कि डीएनए की ना मिथाइलेशन हो रही होगी, उसका सीक्वेंस कोई चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब उसमें मतलब सीक्वेंस चेंज होने का मतलब ये है कि जिस तरह से राइबोस जो है न्यूक्लियोसाइड बेसिस लगी हुई है या पेंटोज शुगर लगा हुआ है, वो आगे पीछे हो जाए, इस तरह से कोई मसला नहीं आ रहा। बस जो उसका जीन प्रोमोटर रीजन है ना, वहां पे जाके मिथाइलेशन हो जाए, तो उस वजह से आगे क्या होगा कि ना, इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। फिर मजीद जो है ना डीएनए जो है वो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं शो कराएगा, फिर सेल जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे अगर एजिंग है, एजिंग में अगर मिथाइलेशन हो जाती है तो फिर मजीद जो है सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाती है, कार्सिनोजेनेसिस में, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म है जिसमें डीएनए की मिथाइलेशन हो जाएगी। मोस्टली होती कहाँ है कि सीपीजी जो मिथाइलेशन जो है ना, सीपीजी आइलैंड जो होते हैं ना, जीन प्रमोट रीजन, ये एमसीक्यू आ जाता है कि मिथाइलेशन किस रीजन में होती है, सीपीजी आइलैंड्स पर, जो कि जीन प्रोमोटेड रीजन है, ठीक है। अब एमसीक्यू एक और आ जाता है कि हमारे पास फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, डीएनए की मिथाइलेशन डिसरेगुलेटेड होती है। एक एमसीक्यू क्या है कि मिथाइलेशन कहाँ हो रही है, सीपीजी आइलैंड में, जो जीन प्रोमोटर रीजन में, ठीक है। और दूसरा क्या है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में हमारे पास मिथाइलेशन जो है वो डिसरेगुलेटेड हो जाती है। फिर आ जाती है हमारे पास हिस्टोन मिथाइलेशन। हिस्टोन मिथाइलेशन में क्या होता है कि यूजुअली ये रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन कराएगी, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो होती है ना डीएनए की अगर मिथाइलेशन हो जाएगी ना, तो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। दोबारा से वहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन आएगी, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप की लोकेशन पे डिपेंड करते दोबारा इसकी एक्टिवेशन भी हो सकती है। इसे म्यूट कर देना थोड़ी देर के लिए, उसने बिल्कुल इनहिबिट कर देना है। अगर डीएनए की मिथाइलेशन हो रही थी तो कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अगर हिस्टोन की मिथाइलेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी डीएनए थोड़े से टाइम के लिए म्यूट हो रहा है, ठीक है। फिर हिस्टोन की एसिटाइलेशन आ जाती है। एसिटाइलेशन में क्या होता है कि हिस्टोन जो पॉजिटिव चार्ज ग्रुप है ना, उसका रिमूवल हो रहा होता है, डीएनए हो जाएगा रिलैक्स और ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि डीएनए थोड़ा सा, थोड़ी एक दो हिस्टोन प्रोटीन अगर रिमूव हो जाएंगी, डीएनए रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा, क्यों मतलब वो उनके साथ ऐसे जुड़ा हुआ था, इस तरह से कंडेंस फॉर्म में था। दरमियान में अब जिन चीजों के अराउंड उसने लूप किया हुआ है डीएनए ने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन पड़ी हुई थी ये, ठीक है। तो इसके अराउंड डीएनए ने अगर लूप किया था, अब ये ही हमने निकाल दी है, पीछे से डीएनए जो है वो थोड़ा सा खुद ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो उसकी रिलैक्स कॉइलिंग थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, तो ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसे कहते हैं हिस्टोन एसिटाइलेशन, ठीक है। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो है ना वो एसिटाइलेशन के थ्रू ही एक्ट कर रहे होते हैं, ये देख लेना। फिर डी एसिटाइलेशन में क्या होगा कि ना, एसिटाइल ग्रुप्स जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। डीएनए दोबारा टाइटेंड हो जाएगा। ये आपने देख लेना। हंटिंगटन डिजीज में डी एसिटाइलेशन हो रही थी, कौन कौन सी डिजीज में आप देखो, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में डीएनए की मिथाइलेशन हो रही थी, ठीक है।
और हिस्टोन मिथाइलेशन जो हमने देख ली, सिंपल डीएनए म्यूट हो रहा था। हिस्टोन की एसिटाइलेशन में क्या हो रहा था कि थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो है ना वो एसिटाइलेशन के थ्रू अल्टर कर रहे थे सिंथेसिस को हार्मोन की। फिर डीएसिटाइलेशन है जो कि हंटिंगटन डिजीज में हो रही होती है, ये देख लेना। फिर न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना हमने ये देखना है कि न्यूक्लियोटाइड बनता किससे है। हाँ, बस तीन इसके सब यूनिट होते हैं। नाइट्रोजनस बेस होती है एक, ठीक है। फिर आ जाता है पेंटोज शुगर, और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। क्या क्या आ रहा है हमारे पास? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर बना रहे होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी जो पेंटोज शुगर होती है ना, ये हमारे पास डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज होती है और आरएनए के केस में सिंपल राइबोज शुगर होती है। पेंटोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोज होती है डीएनए में, राइबोज होती है इन द आरएनए। अगर हम इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें, ठीक है, तो पीछे न्यूक्लियस, पीछे जो स्ट्रक्चर बच जाएगा वो क्या था हमारे पास? पेंटोज शुगर, यानी कि डीऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जस्ट राइबोज शुगर और जो है ना डिऑक्सी राइबोज शुगर, और उसको मिला के नाइट्रोजनस बेस को मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। इसी के अंदर अगर हम फास्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो इसके किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। अब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस होती हैं, ये भी दो तरह की होती हैं, प्यूरीन्स या पायरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स होती हैं वो डबल रिंग होती हैं, उनमें यहाँ पास 2 रिंग्स आएंगी, ठीक है। प्यूरीन्स डबल रिंग होती हैं और जो पायरिमिडीन्स होती है वो सिंगल रिंग होती है, ठीक हो गया। अब इसमें हमने यही देखना है कि नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड कैसे है? बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर, बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। फिर ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, अब डीएनए ऐसे ही बनता है ना, ये डीएनए का सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एमसीक्यू आ सकता है, दिस इज द सब यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। अब इसमें ये पूछ लेते हैं कि ना ये आपस में सब यूनिट है, ये आपस में ना डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, फॉस्फेट जो है आगे मजीद जो है राइबोज शुगर शुगर के साथ जाके अटैच होगा, इस तरह से कर करके ना ये पूरी एक चेन बना रहे होते हैं। 5 एंड ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड जो है ना उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, ये 5 एंड होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है और वो जाके ना हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाके बाइंड करेगा फर्दर, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड आएगा ना उसके। तो इस तरह से क्या बनता है? 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है, लिंक्ड बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसमें एक तरफ से 3 एंड होता है और दूसरी तरफ से 5 एंड होता है। तो इस तरह से देखना है आपने, एक फॉस्फेट जो है वो दूसरे फॉस्फेट से जाके अटैच है, मतलब एक तरफ से हमारे पास ना 5 एंड आ रहा है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, इनकमिंग, वहां पे होगा ट्राई फॉस्फेट, एक इसका ये है 5 एंड न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इसके ऊपर ट्राई फॉस्फेट होगा जिसके 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ, ठीक है। इसके ऊपर ना जो फॉस्फेट ग्रुप है उस पर फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैक करेगा, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये दोनों मिलके अपने पास क्या बना रहे होंगे? लिंक बना रहे होंगे इनका। तो 3 to 5 डाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्या मतलब है? दो फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान में बन रहा है, एक का 3 आ रहा है दूसरे का 5 आ रहा है। अगले मतलब जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 होगा, इसका 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दोनों का आपस में लिंक बन रहा होगा। तो ये एमसीक्यू आ जाता है कि दोनों जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं? बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स मैंने बताया, प्यूरीन्स में 2 रिंग्स होती हैं और पायरिमिडीन्स में 1 रिंग होती है। पायरिमिडीन्स में कौन कौन सा आ जाता है? साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। और प्यूरीन्स में क्या आ जाएगा? आर्जिनिन और गवानीन, ठीक है, एडिनिन और गवानीन आ जाती है, सॉरी। अब इन्होंने निमोनिक भी दिया हुआ है, प्योर एज गोल्ड, ठीक है, कट द पायरामिड। तो थायमीन ये आपने इस तरह से याद कर लेना है कि जो प्यूरीन्स हैं इनकी हमारे पास ना, इनमें आ जाती है प्यूरीन्स जो है ना, इसमें वो आ जाएंगी एडेनिन और गवानीन आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर पायरिमिडीन्स के अंदर आ जाएंगी साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। अब जो है ना थोड़ा सा इसमें ये बता रहे हैं कि ये एक बार एमसीक्यू आ चुका है, जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है ना ये होता है गवानीन और साइटोसिन का। गवानीन और साइटोसिन जो है ना ये आपस में ना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साथ मिले हुए होते हैं, और जो एडिनिन और थायमीन है ना ये आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास इसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख भी लेते हैं।
अब ना ये जो हमारे पास है ना डीएनए का स्ट्रक्चर, वो कैसे बनता है कि जो ये जो शुगर्स होती हैं हमारे पास ना बैकबोन बना रही होती हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस बन रही हैं, ये बैकबोन बना रही हैं इनकी, और फिर आगे से जो लिंक्स है ना वो जो है फॉस्फेट ग्रुप पे वापस में लिंक कर रहे हैं, और यहाँ पे ना दरमियान में ना, एक मिनट, सॉरी, पहले हम ना इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। पहले हमने न्यूक्लियोटाइड्स का देखा है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो आपस में कैसे लिंक कर रहे थे कि फॉस्फेट दो फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान में लिंक बन रहा था, 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। उससे हमारे पास बने थे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक करते जा रहे हैं और मिलकर एक प्रॉपर इसका डीएनए का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। आप अगर देख लें वन न्यूक्लियोटाइड ये डिफरेंट आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे पड़ा होता है कि हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। अगर हम ये डबल स्ट्रैंडेड, ये इस तरह से डबल वाली आ जाएगी। एक देख लेते हैं, साथ में इसके राइबोस शुगर पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ से ना फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये जो है ना बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इस तरह से पड़ा होता है कि ये जो राइबोस शुगर है और फॉस्फेट है, ठीक है, ये अटैच हो जा रहे हैं, ये इसकी बना रहे होते हैं बैकबोन, ठीक है। राइबोस शुगर जो है पेंटो डिऑक्सी राइबोस शुगर, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये अंदर की तरफ होंगी, ठीक है, ये अंदर की तरफ होती हैं और ये पीछे की तरफ। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ है ये फिर बॉन्ड्स बना रही हैं। अब ना इस तरह से इनका लिंक कैसे होता है कि एक साइड से ना ये डबल स्ट्रैंड, अब इसी तरह से हमारे पास ना ये एक लेयर देख लें आप, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पे भी ऐसे ही पेंटोज शुगर भी पीछे की तरफ पड़ी हुई थी, और जो है ना हमारे पास वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी पीछे की तरफ है। यहाँ से एक रिंग आ गई। अब होता क्या है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड, एक तरफ से सिंगल स्ट्रैंडेड होगी, एक तरफ से डबल स्ट्रैंडेड। अब एडिनिन और थायमीन, थायमीन सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, एडिनिन जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। ये आपस डबल स्ट्रैंडेड नहीं, सॉरी, डबल रिंग है। थायमीन सिंगल रिंग है, एडेनिन डबल रिंग है, ये आपस में लिंक बनाएंगी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में होता है डबल दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ से आ जाएगी साइटोसिन, साइटोसिन सिंगल स्ट्रैंड है, गवानीन जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, इनमें डबल रिंग है, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं रिंग। तो अब इन किन के अंदर आ जाते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में इस तरह से मिल रही है नाइट्रोजनस बेसिस। और पीछे से जो है ना बैकबोन जो है वो किससे बनती है, शुगर फॉस्फेट, उसको कहते हैं शुगर जो है हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट, वो पीछे से इसकी बैकबोन बना रहे हैं, पीछे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अंदर से ये आपस में लिंक इस तरह से होते हैं, दो स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स डीएनए के, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना। अब न्यूक्लियोटाइड जो आपस में कनेक्ट हो रहे थे वो तो एक सिंगल स्टैंड बना रहे थे 3 to 5 डाइस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। एक यहाँ पे बन रहा था न्यूक्लियोटाइड के मिलने से स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड बना, ठीक है। वो हम स्ट्रैंड भी देखेंगे कैसे बनते हैं। तो और दरमियान में ये आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू। अब वो यही कह रहे हैं कि जो जो थ्री वाला बॉन्ड होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 80 बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसको ना मतलब कोवलेंट मेल्टिंग के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होता है, ये एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। कौन से बॉन्ड को जो है ना ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, साइटोसिन और गवानीन के बॉन्ड को। तो ये देख लेना आपने, एमसीक्यू पॉइंट है। ये हो गया प्यूरीन्स का, हमने देख लिया 2 रिंग्स होती हैं पैरामिडीन्स में, एक रिंग। फिर इसके अलावा डीएमाइनेशन, ये थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर साइटोसिन आ सकता है एमसीक्यू में ना, साइटोसिन की डीएमाइनेशन करेंगे तो यूरासिल बनेगा, एडेनिन की डीएमाइनेशन करते हैं तो हाइपोजेंथीन, ठीक है, गवानीन की करेंगे तो जेंथीन, तो मिथाइल सिस्टीन की करेंगे तो थायमीन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना मिथाइलेशन से आगे क्या बनता होता है। प्यूरीन जो है उनकी सिंथेसिस के लिए कौन से अमीनो एसिड चाहिए, ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। ये गैग से बनती हैं प्यूरीन, चाहे एडेनिन हो चाहे गवानीन हो, इनमें ग्लाइसिन एस्पार्टेट और ग्लूटामेट होता है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, पीछे हम पढ़ के आए थे हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड जरूरी थे, आर्जिनिन और लाइसिन, ऐसे ही था। अब जो हमारे पास प्यूरीन है इनमें हमारे पास कौन से अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, ग्लाइसिन एस्पार्टेट एंड ग्लूटामीन, ठीक है। ग्लाइसिन एस्पार्टेट एंड ग्लूटामीन चाहिए होते हैं हमारे पास इनकी सिंथेसिस के लिए, प्यूरीन की सिंथेसिस के लिए। ओके हो गया। अब हम देखते थे डी नोवो पायरिमिडीन एंड प्यूरीन सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास पायरिमिडीन सिंथेसिस पहले अगर हम देखें तो स्टार्ट कैसे होती है, ग्लूटामीन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा। अच्छा इसको ना ये आपको ये सारे मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको ये जो ड्रग्स हैं जो एक्ट करेंगी इनके ऊपर और कहाँ कहाँ इनहिबिट करा के कैसे एक्ट करी है उसका आइडिया हो जाए, ठीक है।
अब ऊपर जो है ना, हमने जो बेसिकली देखा ना, ये सारे एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड्स का बता दिया। और एक तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड वाली बात इंपॉर्टेंट है, दूसरी इसमें हमारे पास जो है साइटोसिन गवानीन वाली, ये तो एमसीक्यू आ चुका है लास्ट टाइम भी, ठीक है। तो उससे ऊपर ये सारा टेबल, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट था, एमसीक्यूज मैंने मार्क भी करा दिए। अब इसमें जो है ना गवानीन, सॉरी ग्लूटामीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में मिलते हैं, इनके ऊपर एक्ट करता है सीपी कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, ठीक है। अब इसका भी एक ये एंजाइम जो है ना, इसके टू फॉर्म्स हैं। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 होता है और 1 होता है। जो 2 होता है ना, ये डी नोवो पाइरिमिडीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस जो हमारे पास 2 है। और जो 1 होता है ना, ये यूरिया साइकिल के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको ये पता हो, यूरिया साइकिल में 1 है और इसमें 2 है। इसने क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन को आपस में मिलाना है, ग्लूटामीन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, और एट द एंड कार्बामाइल फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर फिर लेफ्ट हमारे पास एक्ट करेगा एस्पार्टेट, इसके साथ मिलेगा रोटिक एसिड ने इसके ऊपर एक्ट करना है और इसको यूएमपी में कन्वर्ट कर देना, यूरिडीन मिथाइल जो है ना यूएमपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूरेडिन यूएमपी के बाद ये कन्वर्ट होगा यूडीपी में, मजीद इसके अंदर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, ठीक है। मोनो न्यूक्लियोटाइड था ये यूएमपी, यूरिडीन मोनो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट था, इसके अंदर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो ये यूडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम जो है मजीद क्या करेंगे कि शुगर जो है, अगर वो राइबोज वाली थी तो डिऑक्सी राइबोज शुगर ऐड होगी, तो ये डिऑक्सी यूडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में सीटीपी जो है ना इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपने देखना क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट कर रही हैं। मतलब एट द एंड जो है ना, इसने क्या बनाया, ग्लूटामीन और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर कार्बामाइल फॉस्फेट बनाया, ओरोटिक एसिड बनाया, फिर यूरिडीन जो है मोनोफॉस्फेट बना है, ठीक है। डाइफॉस्फेट, फिर मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बना है, सॉरी मोनोफॉस्फेट। अब उसके बाद एट द एंड क्या होगा कि हमारे पास डीटीएमपी यानी कि थायमीन आ जाएगा इसके लिए। यूरासिल क्योंकि जो होता है ना हमारे पास पार्ट होता है किसका, उसका आरएनए का, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो डीएनए चाहिए, तो उसमें वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा, थायमिडीन उसमें आ जाएगा। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, ग्लूटामीन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके कार्बामाइल फॉस्फेट बना रहे हैं, उन्होंने उनके ऊपर रोटिक एसिड एक्ट करेगा, उनको कन्वर्ट कर देगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में। मोनोफॉस्फेट का मतलब ये है कि अभी एक इसमें मतलब जो है ना फॉस्फेट एक है, ठीक है। जो इसके अंदर मजीद एक और फॉस्फेट ऐड होगा, ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यूरिडीन डाइफॉस्फेट में यहाँ से कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि इसकी हो जाएगी राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम आएगा, ठीक है, जो कि इसकी रिडक्शन कराएगा और इसको ना डिऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। डिऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो गया। अब डिऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, इसमें से एक और फॉस्फेट निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम आएगा जो कि थाइमिडीन ऐड कराएगा इसके अंदर, यानी कि इसमें से यूरासिल को निकालेगा और थाइमिडीन को ऐड करेगा, तो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जो है ना जब ये एक्ट कर रहा होता है तो थायमिडाइलेट सिंथेज, तो साथ में ये क्या कहता है कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ना उसको भी यूटिलाइज करता है। अब बेसिकली आपने देखना क्या है हमारे पास, से पहले आपको थोड़ी सी टर्म्स बताऊं कि जो पूरा एक हमारे पास होता है ना, जैसे अगर हमने पढ़ा कि इसको जैसे पढ़ते क्या है, ठीक है। ये क्या है कि हमारे पास ना नाइट्रोजनस बेस, अगर इसमें एडेनिन है ना, एडेनिन और साथ में ना एडिनोसिन बन जाएगी अगर इसके साथ शुगर ऐड होगी, ठीक है। एडिनोसिन ये हो गई। न्यूक्लियोसाइड कैसे है ना, एडिनिन और शुगर मिले एडिनोसिन, एडिनोसिन के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। इसी तरह से ये फर्दर एक और फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है, फिर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकते हैं ना एक के साथ, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो अगर फर्दर 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे तो ये आ जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 होंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि एटीपी होता है उसको हम यही कहते हैं ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी कि 3 उसके पास फॉस्फेट है। एडिनिन जो है उसके पास जो नाइट्रोजनस बेस है और साथ में डिऑक्सीराइबोस शुगर है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यूडीपी जो है ना, यूडीपी तो था यूरासिल डाइफॉस्फेट यूरोस जो है ना हमारे पास, जिसमें क्या आ जाएगा कि यूरासिल आ जाएगा, साथ में डिऑक्सीराइबोस शुगर आ जाएगी और साथ में क्या आ जाता है डी यूडीपी। ऐसे डिऑक्सी के लिए डी साथ में ये अटैच कर देते हैं अगर डीएनए का शो करा रहे हो, ठीक है। डिऑक्सी यूराडिल डाइफॉस्फेट आ जाता है। अब इसको जो है थाइमिडाइलेट में यूटीपी में कन्वर्ट किया, थाइमिडाइलेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। थाइमिडीन जो है, थाइमिडीन अगर ऐड होगी थाइमिडीन और साथ में शुगर है वो मिलके थाइमिडाइलेट बनाते हैं और फिर
फॉस्फेट आ जाता है, यूटीपी या यूएमपी, ठीक है, ये बेसिकली। अब हुआ क्या है, इन्होंने ना थायमिडीन सिंथेसिस में या पायरिमिडीन सिंथेसिस में पहले आरएनए वाला आरएनए का स्ट्रक्चर बना है यूएमपी, फिर वो डीएनए में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, डीटीएमपी में कन्वर्ट हो गया थायमिडालेट मोनोफॉस्फेट में। तो ये बेसिकली आगे फिर यूटिलाइज हो रहा होता है। तो ये है पायरिमिडीन सिंथेसिस। अब हमने देखना जो है ना, बेसिकली आपको इसको रिएक्शन को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता क्या होना चाहिए कि लेफ्लुनामाइड है और 5-फ्लोरोयूरासिल है, कैप्सिटाबिन 5-फ्लोरोयूरासिल, ये दोनों ड्रग्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि पायरिमिडीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और इनहिबिट किस किस लेवल पे करती हैं? लेफ्लुनामाइड क्या करती है कि हमारे पास डाईहाइड्रोरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट कर देगी, जिसने ओरोटिक एसिड बनाना है, ठीक है, डाईहाइड्रोरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया हमारे पास लेफ्लुनामाइड, ये एमसीक्यू आ जाता है। फिर 5-फ्लोरोयूरासिल या कैप्सिटाबिन ये क्या करते हैं कि ये इनहिबिट करते हैं थायमिडाइलेट सिंथेज को इधर, ठीक है, थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम जो है ना इसको इनहिबिट कर रहे हैं। इसको इनहिबिट करेंगे तो एट द एंड डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। अब बेसिकली इनका रोल यही होता है, इनको ना एंटी कैंसरस ड्रग के तौर पर यूज करते हैं, ताकि एंटी कैंसरस सेल्स में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन ज्यादा ज्यादा हो रही है, डीएनए ज्यादा ज्यादा बन रहा है, तो हमने डीएनए कैंसर सेल्स में क्या करना है, डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराना है। डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने के लिए फिर हम यही ड्रग्स दे रहे होते हैं, जैसे 5-फ्लोरोयूरासिल कैप्सिटाबिन, ये आगे फर्दर डीएनए की सिंथेसिस को रोक रहे हैं, एट द एंड टर्मिनल स्टेज जो है ना उसकी उसको स्टॉप कर रहे हैं। लेफ्लुनामाइड यहाँ पे ओरोटिक एसिड नहीं बने देगी, आगे ना आरएनए वाला ही आरएनए भी नहीं बनने दे रही, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आ जाती हैं फर्दर ड्रग, जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया और मिथोट्रिक्सेट ट्राइमेथोप्रियम पायरामिथामिन। अब हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट करेगी, ये पड़ा हुआ राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, जिसने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में कन्वर्ट करना था, ठीक है, यूरिडिन यूरिडाइलेट मोनोफॉस्फेट कह लें इसको, कन्वर्ट करना था थाइमिडाइलेट मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। तो अब सॉरी, इसने ना क्या करना था कि डीऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट करना था शुगर को, ठीक है, राइबोज शुगर को डीऑक्सी राइबोज शुगर में कन्वर्ट करना था, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है ना, ठीक है। तो ये इससे इनहिबिट करा देंगे, ये डीएनए में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। या फिर हम मिथोट्रिक्सेट वगैरह दे देते हैं जो कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हैं, ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसने क्या करना है कि फोलिक एसिड देना था, टेट्राहाइड्रो जो है ना फोलिक एसिड देना था उसको थायमिडाइलेट सिंथेज को, ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो इस तरह से ये क्या कर रही है हमारे पास, इनहिबिट कर रही है प्यूरिन ऑन एंड पायरिमिडीन की सिंथेसिस को। फिर पीछे से हमारे पास आ जाती है ये प्यूरिन सिंथेसिस, इसमें हमारे पास ना राइबोस 5 फॉस्फेट बना हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट किया फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज ने, जिसने ये फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज बना दिया, ठीक है। आगे से फिर ये जो है ना सिंथेज, ये आगे आईएमपी इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, उससे फिर एएमपी बनेगा, जीएमपी बनेगा, ठीक है। एएमपी जीएमपी जो है क्या पार्ट है, प्यूरिन्स हैं, ठीक है, गुआनिन मोनोफॉस्फेट या एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो 6 मरकैप्टोप्यूरिन जो एज अ थायोप्रीन, वो क्या करती हैं आके इसको पार पायरोफॉस्फोराइबोसाइल फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट को इनहिबिट कर देंगी, ठीक है, उसकी डिग्रेडेशन करा देंगी, और आगे से क्या होगा कि फर्दर जो है ना राइबोस 5 फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। या माइक्रोफिनोलेट के राइबोमिन ये क्या करती हैं कि इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट से फर्दर जो है ना गवानोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट नहीं बनने देती। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये पता हो कि कौन कौन सी ड्रग किस किस लेवल पे इनहिबिशन करा रही है, और एट देन क्या हो रहा है, प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स नहीं बन रही। और इनका मेजर यूज क्या होता है कि इनको इस तरह से हम कैंसरस ड्रग्स में यूज करते हैं, एज एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं, जैसे कि पायरिमेथामीन है, ये क्या करेगी, ये प्रोटोजोआ के अंदर जाके ना उसके डीएनए को इनहिबिट करेगी, उसकी ज्यादा सिंथेसिस नहीं होने देगी। इसी तरह से एंटीबैक्टीरियल के तौर पर ट्राइमेथोप्रियम दे रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि मिथोट्रिक्सेट ह्यूमंस में डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, ट्राइमेथोप्रियम बैक्टीरिया के अंदर, और जो पायरामिथामीन है ये प्रोटोजोआ के अंदर। तो ये आपको बताओ, ठीक है। हाइड्रोक्सी यूरिया किस लेवल पे एक्ट करती है, किस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, मिथोट्रिक्सेट किस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। तो ये देख लेना है आपने। CPSP1 जो है, CPS1 क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया यूरिया साइकिल में था, ठीक है, ये लीवर एंड किडनी सेल्स में होता है। और CPS2 जो है ये साइटोसोल के अंदर एक्ट करता है, और ना पायरामिडीन सिंथेसिस में होता है, और मोस्ट सेल्स में होता है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 जो है वो यूरिया साइकिल में था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये, ठीक है, लीवर और किडनी के सेल्स में ज्यादातर। और जो हमारे पास दूसरा होता है, क्योंकि यूरिया साइकिल इसने कराना है ना, तो ये लीवर के सेल में ज्यादातर होगा। जो दूसरा हमारे पास है साइटोसोल कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 2,
ये पायरामिडीन सिंथेसिस करा रहा है, ठीक है, मोस्टली सेल्स में ये होता है, तो हमने भी पढ़ा भी है इसका। फिर इसके बाद आ जाती है प्यूरीन सैल्वेज डेफिशिएंसीज, ठीक है। सैल्वेज पाथवे पहले हमने देख लेना है। होता क्या है कि राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम आया था, उसने राइबोस 5 फॉस्फेट पे एक्ट किया, उससे इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट बनाया। इससे ना आगे हमने देखा था इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बन सकता था और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बन सकता था। अब इन जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, इनके ऊपर ऐसे होता है कि अगर ये ना क्या होता है कि फर्दर इनकी ब्रेकडाउन होती है ठीक है, ब्रेकडाउन होकर इनमें से गवानोसिन बन जाएगा, फॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फॉस्फेट के बाद उसमें जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो भी निकल गई और एट द एंड गवानीन बच गई, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी इनोसिन बची, इनोसिन के बाद हाइपोजेंथीन और जेंथीन आ रही हैं। यहाँ पे एएमपी में भी एडेनिन एट द एंड बच रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो जीएमपी है ना, इसके ऊपर सिंपल होता है हमारे पास एंजाइम जो एक्ट करेगा, HGRT हाइपोजेंथीन गवानीन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। हाइपोजेंथीन गवानीन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा इसके ऊपर, और क्या करेगा कि मतलब ये इसका ऐसे डबल एक्शन होता है। अगर हमारे पास जीएमपी ज्यादा है तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा गवानीन में, गवानीन ज्यादा है तो इसको जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये एंजाइम जो है ये यूजफुल होता है, यहाँ से ये एक्ट कर रहा है, इधर से हमारे पास APRT एंजाइम एक्ट कर रहा है, एडिनोसिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, जिसका भी यही काम है। एएमपी ज्यादा होगा तो उसको एडेनिन में कन्वर्ट करेगा, एडेनिन ज्यादा होगा तो उसको पीछे वापस एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। तो एट द एंड ये जो है ना इनका, अगर आप देखें कि ब्रेक डाउन में एट द एंड क्या हो रहा है, यहाँ से गवानीन बन रहा है, यहाँ से हमारे पास ना जो एएमपी एडेनिन बन के अलग हो रहा है, ठीक है। इनोसिन हाइपोजेंथीन और फिर जेंथीन बना रहा है। गवानीन भी कि हमने पढ़ा था इसकी डीमिथाइलेशन होती है तो ये जेंथीन में कन्वर्ट होता है, एट द एंड जेंथीन बना। जेंथीन पे हमारे पास जेंथीन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, एंजाइम जेंथाइन ऑक्सीडेज, ठीक है, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। इससे आगे एलेंटाइन, मतलब ये जो है ना बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। ऐसे ही है कि हमारे पास बेसिस फ्री हुई, फ्री बेसिस आगे कन्वर्ट हुई जेंथाइन में, जेंथाइन के ऊपर जेंथाइन ऑक्सीडेज ने एक्ट किया और उनको आगे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और बॉडी से रिमूव करा दिया। अब इसकी ये सारा इसका सैल्वेज पाथवे है, ठीक है। अब इनमें हमारे पास ना डेफिशिएंसीज कब होती हैं, सैल्वेज डेफिशिएंसी अगर तो लीच निहान सिंड्रोम हो गया, लीच निहान सिंड्रोम में HGPRT एंजाइम ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो पीछे की तरफ जो है ना ये प्यूरीन ज्यादा हो जाएंगी, हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना GMP ज्यादा बन रहे हैं, आगे इनका सैल्वेज नहीं होगा, ये यूरिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट होकर बॉडी से रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये देखना है, अगर तो HGPRT जो है ना, जिसने सॉरी जो है इसने पीछे लेके जाना था ना वापस, रिवर्स बैक कराना, इसके ब्रेक डाउन से पीछे लेके जाना है। अगर तो ये इनहिबिट हो गया तो ज्यादा जो है ना प्यूरीन्स आएंगी, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होंगी और हाइपर यूरिसीमिया कराएंगी, सॉरी, ठीक है। क्या हो रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे थे, ये ब्रेक डाउन हो रही थी, इनकी ब्रेक डाउन होकर फ्री बेसिस में कन्वर्ट होकर ये जा रहे थे जेंथीन और फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे थे। अब HGPRT अगर इनहिबिट हो गए, जिसने इनका सैल्वेज कराना था, इनको बचाना था, ठीक है, सैल्वेज पाथवे ये करा रहा है HGPRT, कि अगर बहुत ज्यादा ये रिमूव हुए जा रही है इनकी ब्रेक डाउन हुए जा रही है, तो HGPRT यहाँ से APRT ना ये बचा रहे थे इसको, और ये ना पीछे से दोबारा से न्यूक्लियोटाइड्स में इनको कन्वर्ट कर रहे थे। ऐसे ही है, अगर ये इनहिबिट हो गए, इनकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा इनकी ब्रेक डाउन होगी और यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा बनेगा, हाइपर यूरिसीमिया हो रहा होगा। अब एक एक करके देखते जाते हैं। एडिनोसिन डीएमाइनेज की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड होता है एडिनोसिन एंड की डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। डिग्रेडेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि ATP जो है वो ज्यादा बनेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली पीछे से वो ये बता रहे हैं कि अगर ADA नहीं है, ठीक है, जिसने ना ब्रेक डाउन करानी थी एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम, अगर ये नहीं है तो ये एडिनोसिन की ब्रेक डाउन नहीं कराएगा, एडिनोसिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो AMP ज्यादा बनेगा, AMC पीछे से ATP ज्यादा बन रहा होगा, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा था ना इन पे, और उसकी एक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज हो रही होगी इसकी वजह से, जिसके एट द एंड क्या होगा कि DNA को प्रिकर्सर सेल्स ही कम मिल रहे हैं, तो लिम्फोसाइट्स कम मिल रहे होंगे, बन रहे होंगे एट द एंड, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव सब एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं, सेल की सिंथेसिस कम हो रही है। हुआ क्या है कि हमारे पास पीछे से एडेनिन डीएमाइनेज हो गया इनहिबिट, ठीक है। एडिनोसिन जो है वो इनोसिन में कन्वर्ट होके आगे नहीं जा रहा, एडिनोसिन पीछे AMP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। AMP में कन्वर्ट होगा तो आगे क्या होगा, AMP और ATP जो है वो ज्यादा बन रहे हैं। अब जो पीछे हमने पाथवे देखा था ना, ATP अगर हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं तो क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएगा, वो मजीद जो है ना DNA की सिंथेसिस नहीं हो पा रही, क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ATP अगर ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास
तो उसकी वजह से क्या है कि पीछे से ना ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम जो है ना ये इनहिबिट हो रहा होगा, ठीक है। आगे नेगेटिव फीडबैक जाएगा इसकी वजह से, ये इसको इनहिबिट कराएगा, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, इसके एट द एंड क्या होगा, डीएनए जो है उसको डीएनए की ज्यादा सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। डिक्रीज डीएनए प्रिकर्सर हो जाएंगे सेल्स में, और लिम्फोसाइट्स भी कम हो रहे हैं। तो ये एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी का पार्ट है। फिर आगे आ जाता है लीश निहान सिंड्रोम, इसमें यही एचजीपीआरटी जो है वो एब्सेंट है, उसमें मसला है। हाइपोजेंथीन को जो आईएमपी में कन्वर्ट करना था, गावानिन को जीएमपी में जिसने कन्वर्ट करना था, ये कन्वर्जन नहीं होगी, तो नीचे की तरफ ये ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो यूरिक एसिड में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है इसमें। इसमें फिर वो जो सिम्टम्स आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेल्फ म्यूटिलेशन, हाइपर यूरिसीमिया, रेड ऑरेंज सैंड क्रिस्टल्स मिल रहे होंगे डायपर में, ये देख लेना, ठीक है। ये इसका आ जाएगा हाइपर यूरिसीमिया, गाउट, और एग्रेशन, सेल्फ म्यूटिलेशन, रेड ऑरेंज क्रिस्टल इन द यूरिन, ठीक है। टेंस मसल आते हैं, डिस्टोनिया वगैरह, ये आपने इसका देख लेना है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। राइबोस 5 फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना था इनोसिटोन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। वहां से भी इनोसिन हाइपोजेंथीन जेंथीन से यूरिक एसिड बना था। इसी तरह से सिमिलरली आईएमपी जो था वो जीएमपी में भी कन्वर्ट हो रहा था, और एएमपी में भी, जो हम पीछे देख रहे थे। ये दोनों अगर ज्यादा होंगे तो ये आगे फर्दर क्या कराएंगे, इनकी ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन इनकी ज्यादा होगी तो एडेनिन जो है हमारे पास मतलब ये ब्रेकडाउन होके कन्वर्ट हो रहे हैं एट द एंड। यहाँ पे तो जो गवानीन और इनोसिक वाला पाथवे है, तो एट द एंड यूरिक एसिड बना रहे हैं, यहाँ पे एडेनिन ज्यादा बन रही है, ठीक है। ये भी डिग्रेडेशन इसकी हो रही है। अब कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इनकी सैल्वेज कराते हैं, जैसे कि एचजीपीआरटी, इसने क्या करना था कि वापस जो है ना गवानीन को पीछे जीएमपी में कन्वर्ट कराना था, और हाइपोजेंथीन को आईएमपी में कन्वर्ट कराना था। ये इनहिबिट हो जाएगा तो यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा बनेगा, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। इस तरह से एडिनोसिन डीएमाइनेज हमारे पास एंजाइम होता है जो कि एडिनोसिन को कन्वर्ट कराता है इनोसिन में, ठीक है। इसकी आगे पाथवे करा रहा है। अगर ये हमारे पास नहीं होगी, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तो पीछे से क्या होगा कि एएमपी ज्यादा ज्यादा बन रहा होगा, ठीक है। एटीपी और एएमपी ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पीछे डीएनए सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये देख लेना आपने। अच्छा, कोडोन के बारे में वो कह रहे हैं कुछ उसके फीचर्स होते हैं, जेनेटिक कोड जो होता है हमारे पास, कि अनएम्बिगुअस होता है। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि सिमिलर नहीं होते, हर अमीनो एसिड के लिए ईच अलग कोडोन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फिर इसमें से एक चीज आ जाती है वोबल सिंड्रोम। वोबल सिंड्रोम वो कह रहे हैं कि वोबल सिंड्रोम क्या होता है कि हमारे पास कोडोन्स जो कि ना थर्ड नंबर पे डिफरेंट होते हैं ना, हो सकता है कि वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हो, जैसे कि ना AUG है ना, मेथियोनिन ट्रिप्टोफेन UGG है, ठीक है। ये सिर्फ एक एक कोडोन को करे, AUG और UGG, ये डिफरेंट कोडोन है, लेकिन दोनों जो है ना हमारे पास एक ही चीज बना रहे हैं। मतलब इन दोनों से ना मेथियोनिन भी आ रही होगी और यूजीजी भी। लास्ट वाला जो है ना वो कह रहे हैं कि कोडोन्स आर डिफरेंट इन थर्ड वोबल नंबर, ठीक है। थर्ड वाला जो डिफरेंट होगा ना, बाकी सारे सेम हो, तो उसके लिए इनके लिए ना वन कोडोन होता है। अब मिथ्योनिन जो है उसका है AUG, ठीक है, और ट्रिप्टोफेन जो है उसका है UGG। ये हमने देख लिया कि इनमें क्या आता है कि मिथ्योनिन के लिए AUG आ रहा है और ट्रिप्टोफेन के लिए आ रहा है UGG। फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड में वो कह रहे हैं कि वोबल सिंथेसिस कह रहा है कि फर्स्ट टू में आपको स्पेसिफिक पेयरिंग चाहिए है, ठीक है। थर्ड वाला अगर आपका डिफरेंट भी होगा ना, तो भी वो कोड कर जाएगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, अगर एक कोड है UGA, ठीक है, और एक है UGG, तो दोनों जो है ना वो सिमिलरली एक ही के लिए जा रहे होंगे, कि थर्ड वाला इनका बेशक डिफरेंट है लेकिन फर्स्ट टू सेम है। ये एक हाइपोथेसिस है, जरूरी नहीं कि ये ऐसा हो, हर एक में ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने एक्सेप्शन भी बता दिया कि मेथियोनिन और ट्रिप्टोफेन जो है ना, हालांकि दोनों के कोडोन अलग अलग है, मेथियोनिन का AUG है और इसका UGG है, लेकिन फिर भी वो उनकी कोडिंग इनसे हो जाती है। मतलब UGG जो है ना वो मेथियोनिन के लिए भी कर रहा है और ट्रिप्टोफेन के लिए भी कर रहा है, और AUG भी ऐसे ही है। तो कहने की जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे हो, लेकिन मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि अगर एक कोडोन है ना, तो उसके फर्स्ट टू सिमिलर हो लेटर, ठीक है, थर्ड वाला डिफरेंट हो, तो फिर भी वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे होंगे। मतलब सिंपल से एक हाइपोथेसिस बताया है, ये देख लेना आपने। वो बल हाइपोथेसिस एक का बार MCQ में आ चुका है, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनएम्बिगुअस का मतलब यही है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडोन स्पेसिफिक होता है। फिर नॉन वैलिड में क्या है कि इसका आप छोड़ दें, ठीक है। यूनिवर्सल क्या होता है कि जेनेटिक कोड इज कंजर्व थ्रू आउट द इवोल्यूशन, ठीक है। यूनिवर्सल रहता है हमेशा, ये एक सेम रहेगा, कंजर्व रहता है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका अपना एक प्रॉपर जेनेटिक कोड है, तो ये आपने देख लेना है। फिर फर्दर हमारे पास आ जाती है DNA रेप्लिकेशन, ठीक है।
डीएनए रेप्लिकेशन का एमसीक्यू आ जाता है कि इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है, 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में। अब होता क्या है कि हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है ना, ये ऐसे पड़ा हुआ है, पहले तो ये ओपन होगा, ठीक है, इसको आके ना हमारे पास हेलिकेज एंजाइम आता है, इसको सेपरेट करता है, अनवाइंड करता है, अनवाइंड करके इसकी शेप हो जाएगी कुछ ऐसी, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा। फिर उसमें ना ए 5 to 3 डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ना ये 5 है, ठीक है, इसका स्टैंड, और ये 3 की तरफ जा रहा है, तो जहाँ 5 to 3 हो रही है ना, वो तो ये इस तरह से एक स्टैंड 5 to 3 होता है, एक 3 to 5 होता है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 5 5 to 3 वाला तो पीछे ऐसे कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहेगा, उसके आगे तो न्यू स्ट्रैंड, लेकिन जो ये वाला स्ट्रैंड है ना, यहाँ पे आप जो सेंसेस है वो तो 5 to 3 होनी है, तो ना ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे ऐसे, ठीक है, जहाँ पे 5 to 3 सिंथेसिस हो रही होती है, फिर आपस में ये फ्रेगमेंट्स कंबाइन करते हैं और फिर ये प्रॉपर स्टैंड बना देते हैं। तो यही कह रहे हैं कि इसकी 5 to 3, एक तो ये एमसीक्यू है, 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस मैनर में होती है और डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में होती है। कॉन्टिन्यूस मैनर वही है कि जब हमारे पास एप्लीकेशन फोक बना, ठीक है, ये एप्लीकेशन फोक बना हुआ यहाँ पे दिखाया भी है, 5 to 3 एंड में ये कॉन्टिन्यूस हो जा रही है, ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में ऐसे जुड़े होते हैं ना, एक होता है 5 to 3 जा रहा होता है, ठीक है, और एक जा रहा होता है 3 to 5। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये जो 5 to 3 वाला है ना, ये तो सिंपली हमारे पास जा रहा होगा ना, यहाँ पे तो 5 to 3 सिंथेसिस की हो रही है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्टैंड है ना, इसका ऑपोजिट स्टैंड, यहाँ पे अब हमने ना इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करानी है 5 to 3। तो यहाँ पे पहले डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आएंगे, 1 2 3 करके, फिर वो आपस में मिल रहे होंगे, डीएनए लाइगेज आएगा, उनको आपस में जोड़ेगा, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स बनते हैं, फिर इन फ्रेगमेंट्स को ना डीएनए लाइगेज आके जोड़ा होता है दरमियान में। अब इसमें यही है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिके, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड मेथड इसको कहते हैं, ठीक है, यूकेरियोट्स में ये होता है मोस्ट कॉमनली। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख लेना कौन सा होता है, 80 रिच सीक्वेंस, एमसीक्यू आ जाता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ना, डाटा बॉक्स रीजन होता है 80 रिच सीक्वेंस, वहां से हमारे पास रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर गई है वाई शेप रीजन, जो मैंने अभी आपको दिखाया, बनता है अलोंग द डीएनए टेम्पलेट, जहां से लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये जो कॉन्टिन्यूस जा रहा है ये लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, और ये जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड है। मतलब यहाँ पे इस तरह से है कि फ्रेगमेंट्स की फॉर्म है, ये 5 to 3 इतनी बनी, फिर रुक गई, फिर 5 to 3 बनी, फिर 5 to 3 बनी, इस तरह से जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब 5 वाला स्टैंड आया, उससे 5 to 3 बने, जहाँ के दरमियान के जो गैप्स रह जाएंगे उनको डीएनए लाइगेज आके भर देगा, ये होता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे ओकर आके फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। फिर हेलिकेज आ जाता है, हेलिकेज स्टार्टिंग में इसने अनवाइंड करना है रेप्लिकेशन फोर्क के लेवल पे ना, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क बनाना है। फिर इसका एमसीक्यू हो जाता है कि ब्लूम सिंड्रोम में इसकी डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो उसकी वजह से मसला आ रहा होगा। फिर सिंगल स्टैटिक बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये स्ट्रैंड को प्रिवेंट करती हैं कि दोबारा से आपस में जुड़े ना या डिग्रेड ना हो, ठीक है, सिंगल स्टैंड प्रोटीन्स आके बाइंड करेंगे स्ट्रैंड के साथ, और ये इसको प्रिवेंट करेंगी कि या तो कोई न्यूक्लियस आके इसको तोड़े ना, ये यहाँ पे पड़ी है, इसको स्टेबिलिटी दे रही है एक तरह से, ठीक है, यानी कि इनके साथ टाइटली एडहर होंगी, आपस में री एनीलिंग भी नहीं करने देंगी, आपस में जुड़ने भी नहीं देंगी इसको, और किसी न्यूक्लियस के थ्रू ऐसा भी नहीं होने देगा कि कोई न्यूक्लियस आके स्ट्रैंड पैक करे, उसको डिग्रेड कराए, ठीक है, इन्होंने बेसिकली स्टेबलाइज करना है स्ट्रैंड को। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, इनका एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, या पर्पस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स, बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का क्या काम होता है कि ये स्टेबलाइज करती हैं सिंगल स्ट्रैंड्स को, ठीक है, उनके साथ जाके बाइंड करेंगी। फिर हमारे पास आ जाता है डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ठीक है, डीएनए टोपोआइसोमरेज वही है कि ये सिंगल, ये डबल भी होता है, 2 भी होगा, और 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। हेलिक्स के अंदर ये ब्रेक लेके आता है, और सुपर कॉइल्स वगैरह को रिमूव करना है इसने बेसिकली, ठीक है, ये हमारे पास टोपोआइसोमरेज पड़े हुए, ये इनके ना हेलिक्स के अंदर ब्रेक लेके आ रहे हैं, मतलब ज्यादा एक तरह से ना, अगर आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये इस तरह से ना मल्टीपल फॉर्म में पड़ा हुआ था स्ट्रैंड, ठीक है, जब हमने ना इसको खोला ना, तो जब भी हम खोल आधे आधे जो फोल्ड है उनको खोल देंगे, पीछे वाले जो है ना हमेशा ऐसे होगा, जब यहाँ से खोलेगा ना, तो यहाँ पे खतरा होता है सुपर ट्विस्टिंग का, ठीक है, ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा ज्यादा ना हो। तो इसने क्या करना है कि अगर एक्स्ट्रा कोई ट्विस्टिंग हो रही है या सुपर कॉइल बन रही है, तो इसको ये ब्रेक कर देगा, कि मतलब एक से एक कॉइल तो उसकी है अपनी कॉमन डीएनए की, कॉइल फॉर्म में तो रह रहा है, तो सुपर कॉइल नहीं होने देगा उसको, फिर मजीद अगर सुपर कॉइलिंग होती है ना, तो उसको ये ब्रेक करता है। तो टोपोआइसोमरेज का क्या फंक्शन है, सुपर कॉइलिंग से प्रिवेंट करना है इसने, ठीक है। यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज 1 होता है, ठीक है, जो कि इनहिबिट
सॉरी यूकेरियोट्स में यहाँ पर मेडिसिन बता रहे हैं कि इरिनोटेक्टिन और टोपोटेक्टिन जो है वो टोपोइसोमरेज 1 को इनहिबिट करती हैं, टोपोसाइट 2 को करती हैं। प्रोकैरियोट्स में फ्लोरोक्विनोलोन, इसमें एमसीक्यू आ जाता है बहुत ज्यादा ना, कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारे पास टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट कर रही है, ठीक है, 2 और 4 को। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स है उनमें हमारे पास क्या होता है, टोपोइसोमरेज 2 को इनहिबिट करते हैं, और जो हमारे पास यूकेरियोट्स हैं उनमें क्या हो रहा है, 1 एंड 2 आ रहे हैं, ठीक है, 2 और 1 मिनट। अच्छा, तो इसमें हमने ये देख लेना, ये एमसीक्यू है, जे कैट का 2-4 बार आ चुके हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज, ठीक है, सॉरी फ्लोरोक्विनोलोन्स। अच्छा, इसमें ना जब मैंने एमसीक्यूज अपने यानी कि एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान पढ़ रही थी, तो मैं ये देखती थी कि यार ये तो मतलब हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है, फार्मा इतनी कैसे कोई कर सकता है 5 एमसीक्यूज के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने जब इसको क्रैक किया था तो मुझे यही समझ आई थी कि फर्स्ट एड आपने अच्छी की हो। अब बेसिकली हम बायोकेम का पोर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे हमारा फार्मा का एक एमसीक्यू कवर हो रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन। तो मतलब कोई भी यहाँ से ना हट के एमसीक्यूज नहीं आते, बहुत कम आते हैं, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ हो इस किताब को ना, अच्छे से एक एक चीज को ना आपने समझ के देखा हो, हर एक चीज को समराइज करके इधर लिखा हुआ है, तो आप बस इस बुक को क्रैक कर लो तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो आराम से। अच्छा, अब हमने ये देख यहाँ तक, अब तक क्या देखा है कि ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेशन, फोक कैसे बना था, हेलिकेज ने क्या किया है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने क्या किया है, डीएनए टोपोइसोमरेज क्या कराते हैं, सुपर कॉइलिंग होने से बचाते हैं, ठीक है, सुपर कॉइल्स को रिमूव करते हैं। फिर प्राइमेज आ जाता है हमारे पास, वो यही है कि ना आरएनए प्राइमर है, ठीक है, जिसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज 3 ने रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। इसमें अब हमारे पास ये होता है कि पॉलीमरेज 3 पहले हम देख लें कि है क्या। अब ये होता है कि हमारे पास जैसे जैसे लीडिंग स्ट्रैंड एलोंगेट करता जाता है ना, ये काम कर रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन में डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है, ये इलोंगेट किए जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स में। लेगिक स्ट्रैंड जो होता है ना वो तब तक इलोंगेट करेगा जब तक ये प्राइमर तक ना पहुंच सके, ठीक है। अब उसमें मतलब मैकेनिज्म उसका ये बता रहे हैं हमारे पास कि जो हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड है ना, उसका तो कोई मसला नहीं है, वो आगे से आगे ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, यहाँ पे जो है ना आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, ठीक है, आरएनए प्राइमर का लेवल आएगा, वहां से फिर वो आगे बाइंड करेगा, पहले आरएनए प्राइमर है, उसके आगे फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर वो बाइंडिंग कराता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं, हमने ना सिंथेसिस जो मैंने आपको बताई ना कि इसकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हो रही है, वो कैसे हो रही है। आरएनए प्राइमर यहाँ आया, मतलब सिंथेसिस स्टार्ट ऐसे होती है, आरएनए प्राइमर आके लगता है उस रीजन पे, क्यों, अच्छा आरएनए प्राइमर हमें क्यों चाहिए होता है, पहले तो आपको ये भी पता हो ना। अब ये होता है हमारे पास ना कि उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड चाहिए ना, हमने जब अटैच करना है डीएनए के अगेंस्ट, आरएनए पहले आएगा, ठीक है, पहले आरएनए प्राइमर आएगा जो कि ना उसके साथ अटैच करेगा, ऑपोजिट स्ट्रैंड चाहिए ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है थायमीन, ठीक है, तो उसके साथ हमने पहले जो स्टार्ट है ना हमने करना है आरएनए प्राइमर से, कहीं भी हो रही है ना, अगर रेप्लिकेशन हमने करानी है ना, चाहे लीडिंग स्ट्रैंड पे करा रहे हैं हम, चाहे लैगिंग स्ट्रैंड पे करा रहे हैं, 1 मिनट रुपए बताती हूँ। तो डायरेक्ट डीएनए आके नहीं अटैच करेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास ना फॉर एग्जांपल अब ये 3 to 5 एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन चल रही है, उसके आगे ना हम डायरेक्टली ही हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाए, आके डीएनए लग जाए और डीएनए बनना स्टार्ट हो जाए। डीएनए के अगेंस्ट कभी भी डीएनए नहीं बनता, आपको पता है ना ये बात। डीएनए की ट्रांसलेशन होती है इनटू द ट्रांसक्रिप्शन होती है इनटू द आरएनए, पहले डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर जो है हमारे पास उसके बाद डीएनए बनता है, ऐसे ही है ना, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर डीएनए बनता है। तो इसलिए जब भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी ना, पहले हमें थोड़ा सा आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, आरएनए वाला रीजन, ठीक है, आरएनए प्राइमर पहले आता है, ठीक है, फिर वो आगे रेप्लिकेशन कराता है। अब लीडिंग स्टैंड में तो सिंपल आरएनए प्राइमर आया, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज भी साथ आ जाएगा और वो सिंथेसिस स्टार्ट करा देगा। यहाँ पे क्या होता है, लैगिंग स्टैंड में आरएनए प्राइमर आया, ठीक है, 5 रीजन में उसने 5 to 3 एक मतलब सेगमेंट्स की फॉर्म में बनाया, एक सेगमेंट उसने बना लिया यहाँ पे, आरएनए प्राइमर आया, डीएनए पॉलीमरेज 3 को साथ लेके आया, ये सिंथेसिस हो गई है। अब यहाँ फिर रुक गई है, फिर दोबारा सिंथेसिस के लिए हमें फिर आरएनए प्राइमर चाहिए होगा। अब आरएनए प्राइमर यहाँ से जंप करके फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से जंप करके इधर जाएगा, ठीक है।
मतलब यहाँ पे इन दोनों का ये डिफरेंस है, जब यहाँ पे बार बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है ना, मतलब यहाँ से उसने ना 5 to 3 एंड से स्टार्ट की, पहले एक दफा आरएनए प्राइमर आया, उसने डीएनए पॉलीमरेज लेके आया, उसे इतनी सेंसिस स्टार्ट करा दी है, ठीक है। अब दोबारा हमें एक स्ट्रैंड जो है ना वो बन गए, थोड़ा मतलब एक दफा सेंथेसिस हो गई है, फिर उसके बाद दोबारा आरएनए प्राइमर को अब चाहिए हमें, ठीक है, उसने फिर यहाँ पे जंप करेगा, फिर बनाएगा आगे, इस तरह से चल रहा है। तो क्या होता है हमारे पास कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो चाहिए होता है, इसने ना पॉलीमरेज 3 ने क्या कराना है, सिंथेसिस करानी है आगे डीएनए की आगे, ठीक है। और प्राइमर जो है वो इनिशिएट कराता है डीएनए की सिंथेसिस को। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ना वो 5 to 3 एक्ट करता है, लेकिन प्राइमर और मतलब 5 to 3 एक्ट करता है, फिर उसके अलावा ना इसका एक और एमसीक्यू पॉइंट आ जाता है कि ये प्रूफ रीडिंग भी करता है ना, एक दफा जब इसने 5 to 3 एंड में सिंथेसिस करा दी है प्राइमर की, फिर ये प्रूफ रीड करते हैं कि कहीं मैंने गलत तो नहीं लगा दिया, एडेनिन के साथ थायमिन लगाना था, मैंने साइटोसिन तो नहीं लगा दिया। दोबारा से ये पहले प्रूफ रीडिंग करता है, और वो प्रूफ रीडिंग जो होती है ना वो 3 to 5 एंड में करता है। अब हमने 3 एमसीक्यूज देख लिए, जो न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू, वो 3 to 5 एंड में बन रहे थे, ठीक है, ऐसे था। फिर हमने देख लिया डीएनए की रेप्लिकेशन 5 to 3 एंड में होती है, डीएनए पॉलीमरेज करा रहा होता है 5 to 3 एंड में, ये एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है, एक बार। और उसके अलावा फिर प्रूफ रीडिंग जो होती है वो भी 3 to 5 एंड पे होती है, ठीक है। तो अब हमने ये देखिए प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है, ठीक है, ऑन विच डीएनए पॉलीमरेज कैन इनिशिएट द रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसे आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। आरएनए प्राइमर कौन देता है, प्राइमेज दे रहा होता है, ये आपने देख लेना है। फिर डीएनए पॉलीमरेज वाली हमने देख लिया 5 to 3 एंड में सिंथेसिस करा रहा है, 3 to 5 एंड में प्रूफ रीडिंग करा रहा है। अब ड्रग्स ब्लॉकिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करेंगी, वो हमने देख लेना है। कि जो ब्लॉक कर रही है उनका मॉडिफाइड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो वो प्रिवेंट करती है एडिशन ऑफ द फर्दर न्यूक्लियोटाइड, ठीक हो गया। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या होता है, ये प्रोकैरियोट्स में होता है जस्ट, ठीक है, इसने आरएनए प्राइमर को डिग्रेड करना है और ना डीएनए से रिप्लेस कर देना है, ठीक हो गया। मतलब अब ये तो नहीं है ना यहाँ प्राइमर पड़ा है, इसने भी तो डिग्रेड होना है और इसकी जगह कुछ और आके रखना है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है, वो आके यहाँ पे फिर डीएनए लगा देगा। और डीएनए पॉलीमरेज जो 3 जो है ना वो भी ऐसे काम करता है, और ना प्राइमर को एक्साइज कर देता है वहां पे, फिर 5 3 एक्सोन्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 था, इसने डीएनए की सिंथेसिस करानी है, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने वो जो आरएनए प्राइमर लगा हुआ था उसको आके वहां से डिटैच कराना है अपने 5 to 3 न्यूक्लियेजेस के थ्रू, ठीक है। फिर डीएनए लाइगेज आ जाता है, ये क्या करता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बना रहा होता है स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर आपस में जोड़ रहा है इनको, लाइगेज ने आके ओको जाके फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है, लाइगेज आएगा यहाँ पे, जो फ्रेगमेंट्स डिफरेंट बने हैं इनको आपस में जुड़ाएगा। फिर टीलोमरेज क्या होता है कि वो हमारे पास ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो कि ना डीएनए में ये सीक्वेंस ऐड करता है TTA ट्रिपल G का 3 एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे, और रेप्लिकेशन उनको मतलब इनहेंस करेगा। प्रोजेनेटर सेल्स में रेप्लिकेशन को आप रेगुलेट कर रहा है ये सीक्वेंस ऐड करके, ये देख लेना, ठीक है। ओवरऑल हमने अब ये देख लिया कि डीएनए की रेप्लिकेशन, अगर हम इसको बस समराइज करते हैं जल्दी से कि हमने क्या पढ़ा है। डीएनए रेप्लिकेशन हमने देखनी थी कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, 5 to 3 एंड 5 to 3 डायरेक्शन में करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा एक्ट करेगा इन 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है, इससे सिंथेसिस 5 to 3 में करनी है, 5 एंड से स्टार्ट करेगा, 3 एंड की तरफ लेके जाएगा। फॉस्फोडाइस्टर का 5 एंड होता है, फिर आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3 एंड का आता है, राइबोस शुगर का भी हो सकता है, अदर फॉस्फेट का भी हो सकता है। अब इसमें ये होगा कि जब ये अटैक इसने सिंथेसिस करानी है, पहले क्या होगा, हेलिकेज आएगा, हेलिकेज आके इनको लाइक जिप इसने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद वाई शेप रेप्लिकेशन फोक बन गया। वाई शेप रेप्लिकेशन फोक करने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे हेलिकेज यहाँ पे आके रुका हुआ, ठीक है, इसने इनको अटैच किया था। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आई जो कि इनको स्टेबलाइज करेंगी ओपन फॉर्म में। फिर 2 स्ट्रैंड्स बन गए हैं, एक 3 to 5 है, एक 5 to 3 है। 3 to 5 वाले पे तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड से स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर एक्ट करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली आके एक्ट नहीं करता, इसको अपनी रेप्लिकेशन इनिशिएट कराने के लिए पहले आरएनए चाहिए होता है, ठीक है, आरएनए प्राइमर आएगा, पहले पहले आरएनए प्राइमर आएगा, उसके आगे फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और उससे सिंथेसिस स्टार्ट करा देगा, ठीक है। नीचे हमारे पास जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड बना था, लैगिंग स्ट्रैंड में हमने 5 to 3 एंड में डायरेक्शन सिंथेसिस करानी है, तो वो इस साइड से होगी। जब इस साइड से हमारे पास 5 to 3 आ रही है, तो फिर इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे 500 पड़ा होगा स्ट्रैंड, ठीक है। 5 के बाद जो है ना, एक बार जब 3 आ गया तो ये रुक जाएगी, ठीक है, 5 to 3 पे खत्म हो गई। अब दोबारा से आरएनए प्राइमर हमें यहाँ पे चाहिए, आरएनए प्राइमर लगा, इसने 5 to 3 एक सिंथेसिस करा दी, ठीक है। अब दोबारा 5 आ गया, ठीक है।
अब 5 वाले के लिए फिर दोबारा आरएनए प्राइमर चाहिए होगा नए सिरे से। अब ये वाला जंप करके इधर आएगा, ठीक है, फिर ये 5 to 3 एक सिंथेसिस कराएगा, फिर खत्म हो जाएगी सिंथेसिस, ठीक है, फिर ये जंप करके पीछे से प्राइमर जंप करके इधर आएगा। तो इस दरमियान में ना मतलब गैप्स बन जाएंगे, छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के दरमियान में गैप्स आ रहे हैं। अब इन गैप्स को फिल करता है लाइगेस, ठीक है, और इनको कॉन्टिन्यूस मैनर में लेके आ जाता है। और इस तरह से दोनों दोनों साइड पे सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। पीछे से टोपोआइसोमरेज होते हैं, जो कि जो पीछे वाले जो है ना, अभी जब रेप्लिकेशन हो रही है, तो जो पीछे जो डीएनए अभी जो है ना, जिसकी रिकॉइलिंग अनकॉइलिंग नहीं हुई, उसको सुपर कॉइलिंग होने से बचाता है, ठीक है। डीएनए टीलोमरेज क्या करता है कि ये ऐड कर देता है 3 एंड पे एक सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि क्या करेगा, फर्दर इसकी ना एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है, एजिंग को डाउन रेगुलेट कर रहा है, और ना मजीद जो है रेप्लिकेशन को इंक्रीज करा रहा होता है। तो ये हमने देख लिया। दैट वाज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मोटी मोटी चीजें करने वाली हैं। एमसीक्यूज पॉइंट्स आपको मेन मेन पता होंगे, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में कहाँ पे क्या सेंस, 5 to 3 डायरेक्शन में क्या हो रहा है, 3 to 5 डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम क्या कर रहा है, बस मेन मेन इनका फंक्शन पता हो। ऐसा जितना डीप मतलब आपको पूरा मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया। मैकेनिज्म तो वो तब आए ना जब आपके एससीक्यू, एमसीक्यूज में तो आपसे मेन मेन बस वो एंजाइम का फंक्शन पूछ लेंगे, उसकी डायरेक्शन पूछ लेंगे, ठीक है। ये देख लेना है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा ट्रिकी भी ये ज्यादा था। इसको आपने फिर अच्छे से कर लेना है, रात में फिर हम नेक्स्ट आगे इसको पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।